लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोड्स ऑफ प्रोमulgation और टू अनाउंस अ लॉ, यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रचलन में लाया जाता, हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूएसए, इन देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रचलन में आया तो उसके पहले वहां पर बहुत पॉपुलर नेशनल मूवमेंट हुआ और इस नेशनल मूवमेंट के बाद वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उनको एक्सेप्ट किया। सेम थिंग इन इंडिया, भारत के अंदर भी पहले नेशनल मूवमेंट हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सक्सेसफुल होता है। अब बात करते हैं हम नेपाल। अगर मोड ऑफ प्रोमulgation अगर पॉपुलर नहीं होता है, पब्लिक के द्वारा अगर उसको प्रचलन में नहीं लाया जाता है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली वर्क नहीं करता है। देखते हैं नेपाल में क्या हुआ। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन इन 68 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, नेपाल एक्सपीरियंस 7 different constitutions in different period of time. Previously, Constitution of Nepal were enacted in 1948, 1951, 1959, 1962, 1990 and 2007. इतनी बार वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता था तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहां का जो मोनार्क यानी वहां का जो राजा था उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती थी और पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती थी। 1990 की बात है, वहां पर लोगों ने मूवमेंट किया और वहां पर सबसे पहले मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट 1990 के अंदर। पर उसके बाद 2002 के नेपाल के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने वहां पर 2002 के अंदर वापस जितनी भी गवर्नमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया और सारी पावर्स वापस अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वहां पर खूब प्रोटेस्ट हुआ और लोगों के आंदोलन चलने की वजह से 2007 नेपाल के अंदर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ और 2008 नेपाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके द्वारा मोनार्की सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और नेपाल एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक स्टेट बन गया। लेटेस्ट इन 2015 दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 35 पार्ट्स, 302 आर्टिकल्स एंड 9 शेड्यूल्स। और जो लास्ट में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है 2015 में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखा हमने किस प्रकार अगर मोड ऑफ प्रोमulgation पीपुल्स के द्वारा पॉपुलर नहीं होता है तब ऐसी स्थिति के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। जैसा कि नेपाल के अंदर हुआ, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वहां पर किंग का उसके अंदर इंटरफेयर रहा, राजा के पास बहुत ज्यादा पावर रही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर टू रिगिड नो टू फ्लेक्सिबल, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है न तो बहुत ज्यादा रिगिड है ना ही यानी बहुत ज्यादा कठोर है और बहुत ही ज्यादा लचीला भी नहीं है, यानी उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो फ्लेक्सिबल है और कैसे रिगिड है। प्रिपेयर बाय पीपल हु एंजॉय इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, और ये उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया जिनको जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, जिनको लोगों का पूरा विश्वास प्राप्त था, उन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। डिस्क्राइब एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं यानी जिनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर समय के हिसाब से बदलाव किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब चेंजेस पॉसिबल होते हैं, चेंजेस मीन्स अमेंडमेंट पॉसिबल होता है, तब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो टाइमली अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेता है, इसलिए वो सक्सेसफुली वर्क कर पाता है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन एंश्योर दैट even if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgressions। भारत में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो है इसका वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की, बदलने की कोशिश करता है तो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको चेक करेंगे, वो इसको रोकेंगे। इसलिए कहा गया भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के हिसाब से बनाया गया, यानी जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को लगभग इक्वल पावर्स दी गई है और तीनों जो इंस्टीट्यूशन से एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इट वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स फर्स्ट सिटिंग हेल्ड ऑन 9th of December 1946. Members were chosen by indirect election by the members of the provincial legislative assemblies under Government of India Act 1935। इसके जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट किए गए थे और वो इलेक्शन जो हुआ था गवर्नमेंट एक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए पास किया था जिसको हम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा प्रपोज जो तरीका था उस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज एंड सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज बाय कैबिनेट मिशन। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, कंपोज जो की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो उस तरीके से की गई थी जो प्लान बताया गया था कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन एक कमेटी थी ब्रिटिश कैबिनेट की और इसके 3 मेंबर्स थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों भारत आए थे और उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था, उसी प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946। Its objective was to discuss the transfer of power from British government to Indian leadership। किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेताओं के पास या भारतीय जनता के पास किया जाएगा, ये तरीका इस कैबिनेट मिशन को सुझाना था। और इन्होंने जो प्लान दिया उसके हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया। देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान क्या था और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी। इसका कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से था। हर प्रोविंसेस से और प्रिंसली स्टेट से लोग इलेक्ट होके आए थे। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहां से जो लोग इलेक्ट होके आए थे, उनका क्राइटेरिया था 10 लाख के ऊपर एक जो रिप्रेजेंटेटिव था वो इलेक्ट होके आया था। मैं यहाँ पर आपको बतला दूं, हालांकि आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और भी अदर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट 2 प्रकार के यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज थी इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश प्रोविंस वो इलाका था जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी, जैसे आज के स्टेट होते हैं, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ऐसे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। और प्रिंसली स्टेट वो थे, वो रियासतें थी जहां भारत के राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, पर उनके वो अपने इंटरनल मैटर में, इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंडिपेंडेंट थे, पर एक्सटर्नल अफेयर्स उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे। तो इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश भारत बनता था और दोनों से ही मेंबर इलेक्ट होके आए थे। 292 मेंबर्स आए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 4 आए थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से और 93 मेंबर्स आए थे प्रिंसली स्टेट से जो नॉमिनेट होके आए थे। अनडिवाइडेड इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके टोटल मेंबर थे 389। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। जो इनकी सीटें थी 3 अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, मुस्लिम्स के अंदर, सिख में और एक जनरल पॉपुलेशन। जनरल के अंदर जैसे हिंदू और बाकी सब कम्युनिटीज उसके अंदर आ जाती है। इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उसी प्रोपोर्शन में उनको सीट्स दी गई थी। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर वोट। इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सिंगल ट्रांसफर वोट का जो मेथड है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ था और हर कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था। ये तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के अंदर। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय The method of selection in the case of representative of the princely state was to be determined by the consultation। और जो princely state थे उनके members कैसे पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ये छोड़ा गया था princely state के राजाओं के ऊपर और उनके परामर्श के द्वारा ही members भेजे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर एंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। थैंक यू।